आज हम एक ऐसे केस पर बात करेंगे जो सच में अंदर तक झकझोर देता है। ये कहानी झारखंड के बोकारो से शुरू होती है और राज्य की सबसे बड़ी अदालत तक पहुंचती है। ये कोई आम क्राइम स्टोरी नहीं है। ये एक माँ की, एक अकेली बेबस माँ की दास्तान है जो एक पूरी की पूरी अंधी और बहरी अवस्था से भिड़ गई। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक साधारण सी गुमशुदगी की शिकायत ने पुलिस महकमे के सबसे बड़े अधिकारियों की नींद उड़ा दी। शुरुआत होती है 24 जुलाई 2025 से। बोकारो के एक छोटे से गांव में 18 साल की पुष्पा महतो सुबह कॉलेज के लिए निकलती है। शाम ढल जाती है, अंधेरा गहराने लगता है, लेकिन पुष्पा घर नहीं लौटती। जरा सोचकर देखिए उस माँ रेखा देवी की हालत, जो गांव की सूनी पगडंडी पर आंखें गड़ाए खड़ी हैं। जब वो घबराए हुए पिंडराजोरा थाने पहुंचते हैं तो मदद तो दूर, उन्हें क्या सुनने को मिलता है? जाओ माँ, बेटी आ जाएगी, अभी रिपोर्ट की क्या जरूरत है। मतलब एक माँ की तड़प पर सिस्टम का ये पहला और बेहद ठंडा तमाचा था। और इसके तुरंत बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला है। अगले ही दिन गांव में खबर फैलती है कि पुष्पा के गायब होने वाले दिन ही पड़ोस का रहने वाला दिनेश महतो भी अचानक से गायब हो गया है। एक माँ का जो इंट्यूशन होता है ना, वो तुरंत खतरे को भांप लेता है। रेखा देवी बदहवास होकर फिर थाने दौड़ती हैं, चीख चीख कर कहती हैं कि उन्हें दिनेश पर शक है। लेकिन पुलिस क्या करती है? वो दिनेश को बुलाती तो है, पर बस 2-4 मामूली से सवाल पूछकर उसे बड़े आराम से जाने देती है। कोई सख्ती नहीं, कुछ भी नहीं। अब यहां से शुरू होता है वो इंतजार जो किसी भी इंसान का कानून से भरोसा उठा दे। ये जो नंबर है ना, 13, ये बहुत चुभने वाला है। नियम के मुताबिक किसी भी शिकायत के 72 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज होनी ही चाहिए। लेकिन एक गरीब मजदूर परिवार को अपनी ही बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए थाने और एसएसपी ऑफिस के पूरे 13 दिनों तक लगातार चक्कर काटने पड़े। लिटरली 13 दिन। ये सिर्फ वक्त की बर्बादी नहीं थी, ये वो सबसे क्रूशियल घंटे थे जिनमें पुष्पा को शायद बचाया जा सकता था। 72 घंटे की लिमिट का तो जैसे कोई मतलब ही नहीं था। खैर, जब बड़े अधिकारियों का थोड़ा दबाव पड़ा तो 13वें दिन एफआईआर नाम की फॉर्मेलिटी पूरी कर ली गई। लेकिन ये कोई राहत की बात नहीं थी। इसके बाद शुरू हुआ पूरे 8 महीने का एक ऐसा टॉर्चर जहां पुलिस ने बस एक ही रटा रटाया जवाब देना शुरू कर दिया, तफ्तीश जारी है। और असलियत में पुष्पा की फाइल किसी कोने में बस धूल फांक रही थी। एक मां हर दिन अपनी बच्ची की राह देख रही थी और सिस्टम इस केस को पूरी तरह से भुला चुका था। लेकिन 8 महीने की इस घुटन के बाद कहानी में आता है एक बहुत बड़ा ट्विस्ट। जब सारे दरवाजे बंद दिखे तो उस हताश मां ने एक सोशल वर्कर की मदद ली और सीधे झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब जज साहब के सामने ये फाइल खुली तो वो भी सन्न रह गए। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर फाइल के पन्ने बिल्कुल कोरे थे। 8 महीने में एक तिनका तक नहीं हिलाया गया था। ये देखकर कोर्ट का गुस्सा इस कदर फूटा कि एक ऐतिहासिक आदेश आ गया। हमें राज्य के डीजीपी समेत तमाम टॉप ऑफिसर्स इसी छत के नीचे चाहिए। और ये वाकया बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि न्यायपालिका की ताकत क्या होती है। 16 अप्रैल को हाईकोर्ट में एक ऐसा नज़ारा दिखा जो शायद ही कभी देखने को मिलता है। राज्य की पुलिस के सबसे पावरफुल अधिकारी डीजीपी, आईजी, डीआईजी, एसपी और फोरेंसिक हेड, ये सब के सब एक लाइन में सिर झुकाए खड़े थे। भरी अदालत में उनकी भयंकर लापरवाही के लिए उन्हें जमकर लताड़ लगाई जा रही थी। एक गरीब मां के आंसुओं का हिसाब राज्य के सबसे बड़े अफसरों से मांगा जा रहा था। अब इस टाइमलाइन को जरा ध्यान से समझते हैं। जो काम पुलिस पिछले 8 महीनों में नहीं कर पाई, वो हाईकोर्ट की एक फटकार के बाद सिर्फ 48 घंटों में हो गया। इससे अगर हम 48 घंटे का चमत्कार कहें तो गलत नहीं होगा। 9 अप्रैल को आनन फानन में एसआईटी बनती है। 11 अप्रैल की सुबह उसी दिनेश महतो को अरेस्ट कर लिया जाता है जिसे पुलिस ने बेगुनाह मानकर छोड़ दिया था। और कमाल देखिए, उसी दिन एक कंकाल भी बरामद हो जाता है। मतलब अपनी नौकरी बचाने के डर से पुलिस ने 8 महीना पुराना केस एक झटके में सॉल्व कर दिया। लेकिन इस चमत्कार के पीछे की सच्चाई बहुत डरावनी थी। अरेस्ट होने के बाद दिनेश अचानक टूट जाता है और पुलिस को एक घने जंगल में ले जाता है। हैरानी की बात यह है कि ये जगह पुष्पा के कॉलेज से मुश्किल से 1.5 किलोमीटर दूर थी। वहां खुदाई होती है, एक कंकाल मिलता है और उसके पास पुष्पा के कपड़े और उसका मोबाइल फोन भी। जरा इमेजिन कीजिए उस मां की हालत। 8 महीने की उम्मीद का अंत इस तरह एक जंगल की मिट्टी में दबे कंकाल के रूप में हुआ। इसके तुरंत बाद पुलिस महकमे में एक और ड्रामा होता है। यहाँ ये 18 का आंकड़ा बहुत कुछ बयान करता है। अपने खुद की गर्दन बचाने और कोर्ट को खुश करने के लिए आला अफसरों ने क्या किया? उन्होंने लोकल थाने के एक साथ 18 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया।
ये पूरी तरह से कैलकुलेटेड कदम था, ताकि कोर्ट को लगे कि भैया हमने तो बहुत सख्त एक्शन लिया है। सारा का सारा ठिकरा नीचे वालों के सिर फोड़ दिया गया। लेकिन हाई कोर्ट इस दिखावे में आने वाला नहीं था। जज साहब ने एकदम सीधा और चुभने वाला सवाल दाग दिया। उन्होंने पूछा कि अगर लोकल थाना पूरी तरह से बिक चुका था, अगर वो दिनेश से रिश्वत ले रहे थे, तो ऊपर बैठे इतने बड़े अफसरों को इसकी भनक तक कैसे नहीं लगी? क्या सिर्फ 18 सिपाहियों को सस्पेंड कर देना काफी है? ये सवाल सीधे सिस्टम की जड़ों में फैले उस करप्शन की तरफ इशारा कर रहा था, जहां सब कुछ जानते हुए भी आंखें मूंद ली जाती हैं। अब इस पूरे मामले का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला पहलू सामने आता है। पुलिस अपनी 48 घंटे वाली इस कामयाबी पर खुश हो ही रही थी कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने एक ऐसा बम फोड़ा जिसने पूरी कहानी ही पलट दी। पुष्पा को गायब हुए लगभग 9 महीने हुए थे, राइट? लेकिन जंगल से जो कंकाल मिला, विशेषज्ञों के मुताबिक वो कम से कम 2 से 3 साल पुराना था। ये इतना बड़ा झोल था जिसने पुलिस की इस पूरी फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन की धज्जियां उड़ाकर रख दी। और इस फॉरेंसिक रिपोर्ट ने एक बहुत ही खौफनाक सवाल खड़ा कर दिया है। क्या ऐसा हो सकता है कि पुलिस ने हाईकोर्ट की फटकार से बचने और अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में आनन फानन में किसी और का ही कंकाल वहां गाड़ दिया हो? क्या वो कपड़े और मोबाइल वहां जानबूझकर प्लांट किए गए थे? सोचिए उस मां के दिल पर क्या बीत रही होगी, जिसे अब यह भी नहीं पता कि वो हड्डियां उसकी अपनी बच्ची की हैं भी या नहीं। अगर रक्षक ही खुद को बचाने के लिए इस हद तक गिर सकते हैं, तो आम इंसान न्याय के लिए कहां जाए? इन गहरे शक और झोल को देखते हुए अदालत ने मामले को पूरी तरह से अपने हाथ में ले लिया। कोर्ट ने साफ कर दिया कि इस कंकाल का सच अब एक डीएनए टेस्ट ही तय करेगा, और ये टेस्ट किसी ऐरे गहरे लैब में नहीं, बल्कि कोलकाता की एक हाईटेक लैब में होगा। इसके लिए हाई कोर्ट ने पुलिस को सिर्फ 2 हफ्ते की डेडलाइन दी है। मतलब अगली बार जब डीजीपी कोर्ट में आएंगे तो हवाई दावों से काम नहीं चलेगा, उन्हें उस डीएनए टेस्ट की पक्की रिपोर्ट सामने रखनी होगी। तो फिलहाल हम इस केस के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं। एक मां आज भी उसी हाईकोर्ट की तरफ एक उम्मीद भरी नज़र से देख रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोलकाता से आने वाली वो डीएनए रिपोर्ट आखिरकार उस तड़पती हुई मां को न्याय दिला पाएगी, या फिर वो रिपोर्ट हमारे सिस्टम के एक और भयानक काले झूठ का पर्दाफाश करेगी? ये लड़ाई अब सिर्फ एक अपराधी को सजा दिलाने की नहीं रह गई है, ये लड़ाई उस पूरी व्यवस्था की सच्चाई की है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको सोचने पर मजबूर कर देता है।